lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना बैलेंस शीट जो हमारा टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका जो लास्ट टॉपिक बैलेंस शीट आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम सारी थ्योरी पार्ट और इसका फॉर्मेट कि एक्चुअल में कैसे बनती है बैलेंस शीट वो इसी क्लास में सीखेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके लिए हम एक और क्लास जो है लगाएंगे, ठीक है, उसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। बैलेंस शीट होता क्या है? देखो, हम सबको पता है कि हमने अभी तक जर्नल बनाना सीखा, लेजर बनाना सीखा, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, राइट। उसके बाद एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कहते हैं, जिसमें हम तीन तरह के अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट हम सीख चुके हैं अपनी क्लासेस में, तो आज लास्ट जो हमें सीखना है वो है आज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक टी फॉर्मेट अकाउंट टाइप होता है, जिसमें हम एक साइड में एसेट्स, अब ये ध्यान में रखना इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट एक इस तरह का अकाउंट है, क्योंकि एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हम एसेट एंड लायबिलिटी को शो करते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये ध्यान में रखना। और जो बैलेंस शीट बनती है वो फॉर द ईयर एंडेड नहीं बनती। जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L सिखाया, दोनों में सिखाया कि आपको फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, राइट। लेकिन बैलेंस शीट में एज एट 31 मार्च आएगा कि उस दिन कितनी हमारी एसेट और कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे अब सीखनी है। सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग। कहता है आफ्टर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस को भी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है बिजनेस की, जिसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें सारी एसेट और लायबिलिटी के बारे में लिखा जाता है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक शीट होती है जिसमें लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिखा जाता है, सारे नॉमिनल अकाउंट्स के, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L का जो भी बैलेंस आया ना, और सारे पर्सनल रियल अकाउंट को ग्रुप किया जाता है एसेट लायबिलिटीज में, ठीक है। लायबिलिटीज को शो किया जाता है लेफ्ट हैंड में, मैंने आपको बताया लायबिलिटीज इस साइड पे होती है और एसेट इस साइड पे होती है, ठीक है, और बैलेंस शीट को राइट हैंड साइड। और लास्ट में ये क्या होता है? इक्वल आने जरूरी होता है, मतलब हमारा सारा क्वेश्चन, ठीक है, इजी। सो बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या है? नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो पर्पस क्या है बैलेंस शीट बनाने का? मेन पर्पस होता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन देखना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितनी एसेट कितनी लायबिलिटी है, असरटेनिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट ऑफ बिजनेस, लाइक क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, फिक्टिशियस एसेट कितनी है, ये सब। उसके बाद लाइबिलिटीज को, एसेट को देखना, लाइबिलिटीज को देखना कितनी एसेट लाइबिलिटी पड़ी है, इंफॉर्मेशन देता है कितनी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें क्या डिडक्ट हुआ है, क्या ऐड हुआ है एक्चुअल कैपिटल में। फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। अब यहाँ पे सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारी एसेट लाइबिलिटी इक्वल है कि नहीं। अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए एसेट से तो मतलब हम इनसॉल्वेंट है कि हम जो है लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाएंगे, है ना। द फर्म इज सॉल्वेंट इफ एसेट एक्सीड्स द लाइबिलिटी, इट वुड बी इनसॉल्वेंट अगर लाइबिलिटी एक्सीड कर जाए एसेट से, समझे। सो इससे ऑपरेटिंग ओपनिंग एंट्रीज भी पता लगती है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। चलो उसके बाद है, इसमें अलग ऐड हो गया क्या लग रहा है मेरे को, ये कुछ और ऐड हो गया, समरी ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट, वेट, ठीक है, इसको छोड़ो। चलो उसके बाद है बैलेंस शीट बनती कैसे है। देखो बैलेंस शीट बनानी है, फर्स्ट ऑफ तो एज एट लिखना है, मैंने आपको ये बताया एज एट लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना, बार बार बता रही हूँ, गलती नहीं करनी। फिर हमारी नॉर्मल, इसका देखो ना डेबिट लिखा हुआ, ना इस पे डेबिट लिखा हुआ, ना इधर क्रेडिट लिखा हुआ, इसकी कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं हो क्योंकि एक स्टेटमेंट है। तो इधर आ गई लाइबिलिटीज, इधर हो गई एसेट्स, अमाउंट, ठीक है, ये बात समझ आई। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इसमें आपको नॉर्मली ये बताया जाता है करंट लाइबिलिटी पहले, नॉन करंट बाद में, कि रिजर्व फिर कैपिटल लिख दिया। आप उल्टा सीधा भी लिख दोगे ना, लाइक करंट पहले लिख दी, नॉन करंट बाद में लिख दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऊपर नीचे लिखने से, ठीक है। तो हम कुछ करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे जो हमारी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, रिजर्व्स वगैरह देखेंगे और कैपिटल, ठीक है। और इधर हम सारी एसेट लिखेंगे, जिसमें हम करंट एसेट लिखेंगे, करंट एसेट बताती हूँ कौन सी होती है, करंट नॉन करंट आगे पूरा टॉपिक है ये। नॉन करंट एसेट लिखेंगे सारी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। और बस एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो P&L का हमारा नेट प्रॉफिट आया, अगर नेट प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अगर नेट लॉस आया तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ड्रॉइंग्स माइनस होंगी। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, मैंने आपको बताया था ये ड्रॉइंग्स होती हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ओनर की लाइफ पे इंश्योरेंस है, तो ओनर की लाइफ तो पर्सनल है ना, समझ रहे हो, तो वो ड्रॉइंग है। ओनर की इनकम पे टैक्स तो वो पर्सनल है, पर्सनल नेचर के खर्चे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी। अब यहाँ पे जो मेन सिखाना है वो है एसेट्स और लायबिलिटी कितने तरह की होती है और कौन कौन सी होती है। सो अब यहाँ पे नोट्स क्या है, वर्ड एज एट आर यूज्ड इन द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें हम प्रिपेयर करते हैं ओनली फॉर अ पर्टिकुलर डेट, और जो टोटल होता है बोथ साइड्स का इक्वल आना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होती हैं, चाहे कैश रियलाइज हुआ चाहे नहीं हुआ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, सारा आएगा आगे, ठीक है। तो एसेट कितने तरह की अपने पढ़ी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट नाम से याद रखो, लॉन्ग टर्म,
नॉन करंट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म, मतलब जो 1 साल से ज्यादा हमारे बिजनेस में यूज हो रही है और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, समझा। 1 साल से ज्यादा जो हमारे बिजनेस में यूज हो रही है नॉन करंट, और करंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर मतलब 12 मंथ 12 मंथ के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, या तो कैश में है ही है या ये 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये किस में आती है, करंट एसेट में। ये बात समझ आई, इजी, तो पढ़ लो इसको फटाफट। अभी क्या कहता है, कहता नॉन करंट एसेट्स कौन सी है, विच आर एक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूस यूज एंड लास्ट फॉर मेनी ईयर, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन्हीं में तो डेप्रिसिएशन लगता है ना। तो इसके लिए इनका पर्पस क्या होता है, एज अ पर्पस ऑफ कीपिंग सच एसेट इज नॉट टू सेल बट यूज देम, है ना। हमें इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा, हमें इनको खरीदा है किसके लिए, अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, अपनी जो मार्केट है, लगा लो हमारा जो प्रोडक्ट हमने मार्केट करना है उसको बनाने के लिए। तो चेंजेस इन देयर मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, हम इनको बैलेंस शीट पे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पढ़ा है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमने assumptions वगैरह पढ़ी थी उसमें, तो उसमें दिखाते हैं और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं। और करंट एसेट्स क्या होती हैं, वो जो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश की फॉर्म में, या इजीली कन्वर्ट हो जाएंगी विद इन 1 ईयर कैश के अंदर अंदर बैलेंस शीट के, तो वो क्या होती है, हमारी करंट एसेट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, करंट एसेट में हमारे कैश आ गया, जो कैश तो है ही है, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, डेटर हो गए जो 1 साल में आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जब मैंने जर्नल करवाया था तब भी करवाया था, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कोई खर्चा हमने पहले ही पे कर दिया तो अब आगे देने की जरूरत नहीं है, है ना, वो चीज आ जाएगी। एक्रूड इनकम भी वही होता है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, जो कैश की ही फॉर्म में। अब इसमें फर्क क्या है, देखो जो हमने करंट एसेट पढ़ी वो या तो कैश की फॉर्म में या 1 साल में कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन लिक्विड क्या है, जो एक्चुअल में कैश की फॉर्म में, कि ऑन द स्पॉट अगर मुझे कैश की नीड है तो मैं ये दे सकती हूँ उनको। ठीक है, तो वो चीजें, सो विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, लाइक कैश, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, वही आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 साल की बात नहीं करते कि ऑन द स्पॉट अगर मुझे नीड पड़ जाए, ठीक है, 24 घंटों में, 48 घंटों में, तो वो मैं किस चीज को बेच के यूज कर सकती हूँ, वो चीज। ठीक है, फिक्टिशियस या नॉमिनल मतलब नाम की एसेट कि एक्चुअल में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस हम इनको शो करते रहते हैं। लाइक कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था जो मैं आगे कई सालों के लिए राइट ऑफ कर रही हूँ, तो वो चीजें। ठीक है, जो नाम की एसेट्स हैं, वो एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस एसेट, तो लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट हो गया, कोई एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, लाइक एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, वेस्टिंग एसेट कौन सी होगी, देखो नाम से क्लियर हो रहा है। Wasting assets, asset which are exhausted or consumed over a period of time, such as mines, oil wells, इनकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है काम करते करते, इनमें पेटेंट्स, प्रॉपर्टी, ये सब भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, नाम से क्लियर हो रहा है। टेंजिबल विच कैन बी टच, सीन, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, है ना, और इंटेंजिबल को सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट, हम ना तो टच कर सकते हैं। अब गुडविल है हमारी, गुडविल मतलब हमारा इमेज को क्या तुम टच कर सकते हो, नहीं ना, तो वो चीजें। प्लांट एंड मशीनरी को टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल में आ जाएगी, है ना। सो टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन लाइक एंड फेल्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। और इंटेंजिबल आर दोज विच हैव डज नॉट हैव, जिनकी नहीं होती, डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, सच एज गुडविल वगैरह। ठीक है, जिसको टच करके फील नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज आ जाएगी, समझ आया। तो ये थे आपकी कुछ एसेट्स के टाइप। अब आते हैं कुछ लाइबिलिटीज के टाइप, ये भी वही है सेम, नॉन करंट और करंट वही सेम। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, वो लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा के लिए हमारे पास रहेंगी, वो सारी लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, है ना। सो वो लाइबिलिटीज विच आर टू बी रीपेड आफ्टर 1 ईयर और मोर टर्म्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद करंट या शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 1 साल के अंदर अंदर जो हमें पेमेंट करनी है, तो वो लाइबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू पेड विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट बैलेंस शीट आर टर्म्ड एज करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल पेबल, ये आ गया। कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, देखो अभी यहाँ से ध्यान से सुन लो, ये सारी वही हो जाएंगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंसी का मतलब ही होता है सिचुएशन, ये ध्यान में रखना। ये आगे कहीं भी कंटीजेंट वर्ड पढ़ो ना, तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि इसका बेसिक मीनिंग होता है सिचुएशन। सिचुएशन इन द सेंस कि वो लाइबिलिटी जो किसी सिचुएशन के बनने पर ही हमें पे करनी पड़ेगी। सिचुएशनल फैक्टर है कि फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब वो केस को हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, राइट। अगर केस को जीत गए तो हमारा फायदा है, हार गए तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी। तो सिचुएशन पे डिपेंड है ना, तो वो सारी लाइबिलिटीज जो एक सिचुएशन पे डिपेंड है कि वो हो भी सकती हैं, जिनके होने की चांस है भी और नहीं भी है, वो सारे होते हैं कंटीजेंट। तो उसको हम बैलेंस शीट में तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता, तो हम बैलेंस शीट के अंदर एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारी कुछ कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी है कि हो सकता है कि हमें ये पेमेंट करनी पड़ जाए।
ठीक है, कंफर्म नहीं होते हैं, तो वो चीज़ आती है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में। तो इसमें क्या क्या आता है, बिल डिस्काउंट करवा लिया कुछ आज कल को ना हमें पेमेंट मिले, स्वीट पेंडिंग इन द कोर्ट, वही केस पड़ा है, ठीक है, कोई गारंटी दी है अदर पर्सन ने, हमें उस विश्वास नहीं है, तो वो चीज़ें है ना, तो उनको देखो बैलेंस शीट में शो नहीं करते, वो ये बता रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, हाउएवर फुटनोट में दिखाते हैं ताकि लोगों को एक्चुअली पता लग जाए कि है ऐसा कुछ भी हो सकता है कल को, ठीक है वो चीज़। तो फिर आते हैं, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपने पढ़नी थी, और एक आपको ये बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। आज का लास्ट टॉपिक कहता अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन है तो पहले ट्रायल बैलेंस बनाओ, उसका जो डिफरेंस अगर कोई आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में डालो और उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो डिफरेंस डेबिट साइड आया तो वो एसेट में जाएगा, अगर वो क्रेडिट साइड आया तो वो लायबिलिटी में जाएगा, यही है ना, पढ़ा ना ये। चलो, इट शुड बी रिमेंबर दैट ऑल आइटम विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ओनली वंस, हाँ, और विच अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस वो 2 जगह जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएगी, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है आउटसाइड वो 2 में, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है इसमें पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड हमारी एसेट बन के, लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, समझे, तो वो चीज़ है ये। फिर देखो द आइटम्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ तो वो ट्रेडिंग P&L की डेबिट साइड आएंगी या वो एसेट साइड आएंगी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। डेबिट का मतलब होता है या तो एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या तो वो ट्रेडिंग P&L की डेबिट साइड जाएंगी, या फिर डेबिट का मतलब होता है एसेट, या फिर वो एसेट साइड जाएंगी, समझे, ये बात तो अपन ने करी रखी है पहले। उसके बाद आइटम जो क्रेडिट साइड में होती हैं, तो क्रेडिट का मतलब 2 होता है, क्रेडिट या तो होती है हमारी इनकम, या तो वो ट्रेडिंग P&L की इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड जाएंगी, या फिर वो लायबिलिटी साइड जाएंगी। क्रेडिट का मतलब एक और होता है लायबिलिटी, है ना, वो हमने पढ़ा है, तो ये चीज आ गई। ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स सच एज परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। इन एडिशन टू दिस ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिटेड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, और बाकी जो खर्चे हैं वो सारे P&L अकाउंट में जाएंगे, ये हम सीख चुके हैं, इजी। उसके बाद जो बैलेंसेस है पर्सनल रियल अकाउंट का वो बैलेंस शीट में जाएगा। पर्सनल और रियल कौन से होते हैं, अभी पर्सनल का रूल बताओ फटाफट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसमें हम नाम लिखते हैं किसी भी चीज का, और रियल मतलब एसेट एंड लायबिलिटी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। वैसे आपको ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। उसके बाद इफ द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट लाइटनिंग क्लियरली स्टेटेड है, अब देखो रेंट कल्ला गिवन है, आपको क्या पता रेंट रिसीव है कि रेंट पेड है, ठीक है, लाइटिंग गिवन है, लाइटिंग फैक्ट्री की है या P&L की है, अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन तो दिस विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर गिवन है, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, अगर क्लियरली गिवन है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ही ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर क्लियरली गिवन नहीं है तो ये खर्चा P&L में ही जाएगा, ठीक है। अगर फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर कल्ला रेंट है तो वो लायबिलिटी में जाएगा, और रिसीव पेमेंट की नहीं गिवन तो वो पेमेंट ही मानेंगे हम, ठीक है। If a trial balance is not given in the question and it is not clearly stated कि पर्टिकुलर आइटम एक्सपेंस है या इनकम है, तो लाइक डिस्काउंट, ब्रोकरेज, रेंट वगैरह, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, अभी मैंने आपको बताया ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ठीक है। और जो टोटल है दोनों साइड का वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखते हैं बैलेंस शीट या कोई भी अकाउंट फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम, ठीक है। तो इसको करो, ये आपका बेस क्लियर हो गया। बैलेंस शीट एक्चुअली होती क्या है, तो ये होती है आपकी बैलेंस शीट जिसमें हम एक साइड एसेट और एक साइड लायबिलिटी लिखते हैं। इसकी कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, इसका इक्वल आती है अमाउंट, ठीक है। एसेट लायबिलिटी आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, और इसमें करना क्या है, जो कैपिटल गिवन है उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है और ड्रॉइंग्स को माइनस, और लॉस होता तो नेट लॉस को माइनस करते, ठीक है। ये आपको मेन आज मुझे करवाना था, तो ये डन हो गया है, ठीक है। तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नीड एंड इंपॉर्टेंस होगी थी ना, हाँ ये होगी थी, ये वाला पेज एक्स्ट्रा था इसमें, ठीक है। तो चलो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पूरा एक क्वेश्चन ट्रेडिंग, एक नहीं 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सारा बनाएंगे, ठीक है। तो इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.